आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब आपको कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो आपको लिए उसके लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब जैसे एक टेबल बनानी है तो टेबल के लिए लकड़ी के स्लीपर आपके लिए रॉ मटेरियल का काम करेंगे, वो इनपुट है। अब इस इनपुट पर होने वाले एक्सपेंडिचर वो कॉस्ट कहलाते हैं। चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के रूप में हो, चाहे रॉ मटेरियल की परचेज करने के रूप में हो, चाहे आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज किए हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट और इनके रिवार्ड आपने इनको पे कर दिए, तो वो सारे के सारे कहलाएंगे कॉस्ट। तो सिंपल हम जान लेते हैं मीनिंग। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन में होने वाले एक्सपेंडिचर वो कॉस्ट होते हैं, तो सिंपल वही डेफिनेशन हो गई। एक्सपेंडिचर इनकर्ड in the production process is called cost। यानी कि जो एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी खर्चे करेगा, अब वो खर्चे दो करता है। एक फैक्टर इनपुट होते हैं, ऑन फैक्टर इनपुट। अब फैक्टर इनपुट में जैसे कैसे लैंड हो गया, लेबर हो गई, कैपिटल हो गया, एक ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके फैक्टर इनपुट्स। जैसे लैंड उसने परचेज की तो उसका रेंट पे करेगा, लेबर परचेज की तो उसने उसको लेबर को वेजेस पे करेगा, अगर कैपिटल ली है तो उसका इंटरेस्ट पे करेगा। तो इन पर जो एक्सपेंडिचर होगा, रेंट एक्सपेंडिचर है फर्म के लिए, लेबर की वेजेस एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। दूसरा है ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब ये कौन से होते हैं? जैसे एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, एक्सपेंडिचर ऑन पेइंग बिल, बिल का पेमेंट कर दिया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया हो, चाहे मोबाइल या टेलीफोन का बिल का पेमेंट कर दिया हो, या दूसरे और बहुत सारे बिल होते हैं जो पे करने होते हैं, वो सारे के सारे आएंगे नॉन फैक्टर इनपुट्स में। तो जो एक्सपेंडिचर एक फर्म किस पर कर रही है, प्रोडक्शन के लिए कर रही है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कर रही है, वो सारे के सारे खर्चे कहलाएंगे आपका कॉस्ट। अब कॉस्ट आपके सिलेबस में दो टाइप की है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। वैसे बच्चों कॉस्ट बहुत टाइप की होती है, आप आगे जब क्लासेस में पढ़ेंगे तो कॉस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। अभी आपके 11th के सिलेबस में केवल दो ही कॉस्ट हैं। एक कॉस्ट कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? ये वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और अकाउंटिंग कॉस्ट। अब जो बच्चे अकाउंट के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे अकाउंटिंग मतलब वो खर्चे जो जिसका अकाउंट एक फर्म बनाती है। जैसे अगर उसने लेबर परचेज किया और उसका वेजेस उन्हें पे कर दिया तो इसका अकाउंट बनेगा। एक कैपिटल एंटरप्रेन्योर ने कैपिटल बैंक से उधार ली है, बोरो किया है फंड, तो उसका अकाउंट बनेगा, और उसकी इंटरेस्ट का भी पेमेंट जो किया है उसका भी अकाउंट बनेगा। तो इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो खर्चे होते हैं जो अकाउंटिंग होते हैं, यानी कि जिनका अकाउंट बनता है वो कहलाते हैं आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑन हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे आपने अभी बता रहा था मैं आपको कि लैंड परचेज की, लेबर परचेज की,
तो वो हायर किया और उस पर उसने जो एक्सपेंडिचर किए तो वो कहलाएगा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो इट इज, यहां डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट कर देंगे बच्चों बस। और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट, और ये वो कॉस्ट होती है जो लगती तो है लेकिन दिखती नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं बनता। जैसे अगर एक एंट्रप्रीन्योर है जो अपनी कैपिटल के साथ बाजार में आया और उस पर उसे जो इंटरेस्ट पे करना है वो उसका अकाउंट तो बनाएगा नहीं, क्योंकि अपनी कैपिटल है। अगर इसने बैंक से लोन लिया था तो उसका तो अकाउंट बन गया कि उसने बोरो किया, लेकिन जब अपनी कैपिटल पर आया तो उस पर इंटरेस्ट किसको पे करेगा, वो तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन लगेगा जरूर। अगर वही फंड वो किसी दूसरे को लोन पर दे देता तो जो उसके बराबर का उसे इंटरेस्ट मिलता, जो नहीं मिला खुद के बिजनेस का इनिशिएट करने की वजह से। एक और एग्जांपल समझाता हूं। एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो जिस टाइम पीरियड में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर वही टाइम अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे स्टूडेंट को ट्यूशन देने में लगा रहा होता तो उससे उसकी अर्निंग हो रही होती, जो नहीं हो रही है किसकी वजह से, अपने बच्चों को पढ़ाने की वजह से। तो ये जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उस 1 घंटे का जो एक्सपेंडिचर है, जो उसके बराबर की इनकम उसे रिसीव नहीं हुई, वो कहलाएगा आपका इम्प्लीसिट कॉस्ट। ऐसे ही अगर एक डॉक्टर अपने घर में क्लिनिक स्टार्ट कर लेता है तो उस पर लगने वाला रेंट जो उसने पे नहीं किया, क्योंकि वो घर तो उसी का है, उसी में उसने क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। अगर यही क्लिनिक वो कहीं और से स्टार्ट करता है या अपना वो जो एरिया है जिसमें उसने क्लिनिक स्टार्ट किया किसी और पर दे देता, तो उस पर जो उसे रेंट मिलता, जो नहीं मिला अपनी वजह, अपने क्लिनिक स्टार्ट करने की वजह से, वो कहलाएगा आपका इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो यहां पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जैसे आपने लेबर को वेजेस दे दी, यहां पर जो सेल्फ लेबर है, आपने अपने घर में कोई काम कर लिया, जैसे अभी दीपावली का टाइम है, बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हायर करते हैं पेंटर को फॉर वॉशिंग वॉल्स और एक्सेट्रा। तो अपने घर में जब आपने साफ सफाई कर ली, उस पर आपने एक लेबर परचेज की, उसका जो आपने पेमेंट किया वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसे ही अगर किसी कंपनी ने अपने वाइट वॉश कराने के लिए एक पेंटर को हायर कर लिया तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करेगा तो अकाउंट बनाएगा, वो कहलाएगी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने खुद ही क्या कर लेते हैं, वाइट वॉश कर लेते हैं। तो जितने टाइम पीरियड में वो वाइट वॉश कर रहे होंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे जिस पर उसको एक्सपेंडिचर करने हैं, तो उतने के बराबर के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, उस पर इम्पोज होंगे और वो शो नहीं होंगे, इसलिए ये कहलाएगा इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये आपका इम्प्लीसिट कॉस्ट है। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग पर लगने वाला रेंट, ये इम्प्लीसिट कॉस्ट है। अगर आपने बिल्डिंग किसी दूसरे व्यक्ति से के घर में रह रहे हो, तो या किसी इंडस्ट्री ने किसी बिल्डिंग को हायर कर लिया और उस पर जो रेंट पे कर रहा है वो तो एक्सप्लिसिट है, लेकिन अगर वो बिल्डिंग खुद की है तो उस पर जो इंटरेस्ट वो रेंट जो लग रहा है वो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। ठीक है, इट इज द कॉस्ट of producing given level of output by keeping some factors are fixed and others are variable.
इज कॉल्ड शॉर्ट रन कॉस्ट। अब शॉर्ट रन कॉस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन के तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट, दूसरा है एवरेज कॉस्ट और तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपको तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है आपका टोटल कॉस्ट। ऐसे एवरेज के भी तीन पढ़ने हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट था तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से आपके तीन तो हो गए टोटल के और तीन हो गए एवरेज के, तो 6 और एक आपकी हो गई मार्जिनल कॉस्ट। इस तरह से आपको शॉर्ट रन की 7 टाइप्स पढ़ने हैं कॉस्ट की। बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज द एक्सपेंडिचर incurred on fixed factors of production। तो ये वो कॉस्ट होती है जो फिक्स फैक्टर पर लगती है। अब फिक्स फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, वो आपका शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा। स्किल्ड लेबर है, वो आपका चेंज नहीं होगा। मैनेजमेंट है, वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे फैक्टर्स जो फिक्स्ड शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते वो कहलाते हैं फिक्स फैक्टर। मशीन है वो चेंज नहीं हो सकती, तो वो सारे के सारे कहलाएंगे, वो आपके फिक्स फैक्टर कहलाएंगे। तो ये वो कॉस्ट होती है जो फिक्स फैक्टर पर लगती है। दूसरी बात, पहला ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट है इट इज फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर इवन प्रोडक्शन इज 0 और मैक्सिमम, इट इज सेम एट ऑल लेवल। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और चाहे आपका प्रोडक्शन 0 क्यों ना हो, ये आपकी हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जैसे अगर आपने एक मशीन खरीद ली, उस मशीन पर लगने वाला डेप्रिसिएशन वो आपका आउटपुट अगर 0 है तब भी उतनी है, और अगर आपका आउटपुट मैक्सिमम है तब भी वही उतनी ही डेप्रिसिएशन से लगेगा। सॉरी, अगर आपने लैंड रेंट पर ली है तो उस लैंड पर देने वाला रेंट भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई स्किल्ड लेबर है, उस स्किल्ड लेबर की जो वेजेस हैं वो भी फिक्स रहेंगी, वो भी चेंज नहीं होंगी। ऐसे ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की सैलरी फिक्स रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी।
तो आउटपुट अगर मैक्सिमम है तब भी वही रहेगा और आउटपुट अगर जीरो है तब भी वही रहेगा। तो बच्चों इस बार जैसे कोरोना वायरस के रिलेटेड बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहां पर भी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कोरोना वायरस का। जैसे अगर स्कूल्स बंद थे तो उस टाइम पीरियड में भी स्कूल की इनकम क्या हो गई, जीरो हो गई, और उस जीरो इनकम पे भी स्कूल को अपने बिल्डिंग का रेंट देना पड़ा। उस पर जो उसके पास ऑपरेटर्स हैं उस पर उसका डेप्रीशिएशन का चार्ज भी उसी हिसाब से लगा। तो वो आपके हो गए फिक्स फैक्टर। एक टेबल से समझ लेते हैं। जैसे आउटपुट आपका है 0 1 2 3 4 और इस पर टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। 0 यूनिट पर भी अगर 10 है तो 1 यूनिट पर भी 10 रहेगी, सेकेंड यूनिट पर भी 10 रहेगी, थर्ड यूनिट पर भी 10 रहेगी, और 4 यूनिट यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी अगर उसकी 4 यूनिट प्रोड्यूस करने की है तो वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो जैसा टेबलर रिप्रेजेंटेशन है कि आउटपुट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए इसका जो कर्व बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। और अगर यहां से यहां तक की बात की जाए तो ये उसका रेट ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इतनी वो पे कर रहा है प्राइस के रूप में उस कॉस्ट को। और आउटपुट अगर क्यू है और या फिर Q1 तक पहुंच गया तब भी ये टीएफसी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो इसका जो बिहेवियर है वो जीरो लेवल इनकम पर भी, सॉरी जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर भी आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वो थ्रू आउट तक कांस्टेंट रहती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट वन है वो है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है, इट इज चेंज। बच्चों वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होना, तो यहां पर ये भी क्या होगी, इट इज चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से इसके एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसी कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आपका आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में बात की जाए, एक इंडस्ट्री सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो स्टार्ट करने के लिए उसे पहले लैंड परचेस करनी है, मशीन परचेस करनी है, वो उसके फिक्स एक्सेट हो गए, फिक्स एक्सपेंडिचर हो गए, फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन जिस दिन स्टार्ट करेगा उस दिन लेबर और रॉ मटेरियल परचेज करेगा, यानी कि रॉ मटेरियल अगर उसने परचेज कर लिया और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो उस दिन वो लेबर को बुलाएगा, ना कि पहले से लेबर को बुला के रखेगा। तो अगर आउटपुट नहीं है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। अगर मशीन नहीं चल रही तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कंजम्पशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं होगा तो यूनिट आपकी कंज्यूम नहीं होगी और उसका कोई पे भी नहीं करना आपको। लेकिन जैसे ही मशीन चालू होगी वैसे ही आपके आउटपुट भी आएंगे और वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी, यानी कि यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो मशीन ने की है उतने के बराबर का बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है, और अगर ये आउटपुट जीरो है तो फिर इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है, इट इज बिकॉज ऑफ law of variable proportion is applicable। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिटर्न टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, और ये एप्लीकेबल होता है इसलिए यहां पर ये चेंज हो जाती है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जब इंक्रीजिंग रिटर्न थे तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
फिर जब आउटपुट मैक्सिमम दे तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, यानी कि एक इंडस्ट्री को उतना एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जब रिटर्न आपके नेगेटिव हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फास्टर रेट से। इसलिए इसकी जो शेप होती है, द शेप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्स एस शेप्ड। तो जो वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस थे उस वजह से ये आपका इनवर्स एस शेप्ड हो गया। तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऐसे है। स्टार्टिंग इसकी होगी ओरिजिन से, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं कि अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। और ये से देखो बच्चों, ये एस शेप है, अगर आप इसको लिटाकर एस को बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन अगर इसको अपोजिट कर दोगे तो फिर ये ऐसे बनेगा। तो ये इनवर्स एस शेप्ड हो गई। और इसलिए क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है, तो जब वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और इस पॉइंट के बाद देखो ये कांस्टेंट हो गई और इसके बाद फिर से ये इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस हैं, और उन 3 स्टेजेस की वजह से ये कॉस्ट आपको पे करनी है। आउटपुट हमारे हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब अगर टीवीसी हमें देना है तो हमने कोई भी एक वैल्यू मांग लेते, मैंने एक बुक से नोट कर लेता हूं। अगर टीवीसी 0 है, फिर यहां पर 10 है, 18 है, 24, 30, 28, 32, फिर 38, 7 यूनिट भी है, 8 यूनिट भी है, और 46, और फिर हो गया 58। तो देखो बच्चों, जब इंक्रीजिंग है तो देखो यहां से ये इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 से और 10 के बीच में डिफरेंस आया, फिर 8 का डिफरेंस आया, फिर 6 का डिफरेंस आया, फिर 4 का डिफरेंस आया, फिर आपका फिर से 4 का डिफरेंस आया, और फिर ये इंक्रीज होने लगा। फिर ये 6 का डिफरेंस हो गया, फिर ये आपका 8 का डिफरेंस हो गया, फिर ये आपका 12 का डिफरेंस हो गया। तो यहां से ये इस पोजीशन पर आ गया, और यहां से ये यहां से आपका डिक्रीजिंग हो गया। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका डिक्रीजिंग का है, और ये शुरू में आपका इंक्रीजिंग का, ये वाला। तो इस तरह से टीवीसी की 3 स्टेजेस हैं आपकी। वो है आपकी पहले इंक्रीजिंग है, फिर डिमिनिशिंग है, और उसके बाद इंक्रीजिंग है। इस वजह से टीवीसी का जो शेप है वो इनवर्स एस शेप्ड है। थर्ड है आपका टोटल कॉस्ट। तो एक प्रोडक्शन यूनिट जो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है, रिक्वायर्ड है उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस करना, उतने लेवल तक जो उसे प्रोडक्शन करना है, उसके लिए उसे जो टोटल एक्सपेंडिचर करना है वो कहलाएगी आपकी टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल fixed cost and total variable cost। तो शॉर्ट रन में उसे 2 ही कॉस्ट पे करनी है, एक तो फिक्स कॉस्ट और दूसरी उसकी वेरिएबल कॉस्ट, और उन दोनों का समेशन कहलाएगा आपका टोटल कॉस्ट। सिंपली इसे कैलकुलेट करते हैं, टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। दूसरा भी फॉर्मूला हो सकता है इसका कि एसी या एटीसी इंटू क्वांटिटी। तीसरा फॉर्मूला हो सकता है सिग्मा एमसी। इन 3 फॉर्मूले से आप टीसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसका जो टोटल है, अभी आपको मैंने 2 क्वांटिटी बताई थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर हमारा टीएफसी क्या था, फिक्स था 0,
पर 10, 1 पर 10, 2, सब पर 10 ही आएगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने है 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 और 58। अब टीसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। तो टीसी क्या हो जाएगी, 0 में 10 ऐड किया तो 10, 20, फिर 28, फिर 34, फिर 38, फिर 42, फिर 48, फिर 56 और फिर 68। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप महसूस करोगे कि टीवीसी और टीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी। तो देखो यहाँ पर हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस आएगा। 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है। 28 और यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। फिर 34 और 24 में 10 का डिफरेंस है। 38 और 28 में 10 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है टीवीसी और टीवीसी के बीच में वो आपका क्या है, वो टीएफसी है। और दूसरा पॉइंट है द शेप ऑफ टीसी इज ऑल्सो इनवर्स एस शेप। और इसके पीछे भी वही रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि जो टोटल कॉस्ट की शेप है सेम शेप किसकी होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की होगी। लेकिन फर्क क्या है, देखो यहाँ पर ये टीएफसी स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 यूनिट पर भी वही टीसी होगा। यानी कि अगर एक मशीन खरीद ली 10 लाख रुपए की तो वो उसके फिक्स असेट्स हैं और फिक्स एक्सपेंडिचर भी हैं। तो जितने फिक्स एक्सपेंडिचर हुए 0 यूनिट और आउटपुट पर, उतने वही उसके टोटल एक्सपेंडिचर भी हो गए। तो दोनों की वैल्यू 0 लेवल ऑफ इनपुट जो भी होता है वहां पर टीएफसी इक्वल टू टीसी होता है। तो तीसरा पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। ठीक है। और इसी की वजह से जो शेप है अभी हम बात कर चुके थे, वो शेप आपका होगा कैसा। तो यहां पर टीएफसी था जो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर था, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका टीसी और इसके बिलो स्टार्ट होगा आपका टीवीसी, जो कैसा रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो पैरेलल डिफरेंस किसके बराबर है, पैरेलल डिफरेंस बराबर है आपका टीएफसी के। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट हो गई। अब इनके एवरेज वैल्यू आते हैं।